हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल, इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज की डेट है 30 मार्च 2022। आज का इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में या पीआईबी में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी उससे रिलेटेड मैं आपके सामने करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ओकुल का जो करंट अफेयर्स वाला चैनल है वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में पीडीएफ देखिए, जो मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ पे पढ़ाया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। पीडीएफ में काफी डिटेल का एनालिसिस भी मिलेगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी शुभेंद्र तिवारी। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सरिस्का टाइगर रिजर्व्स के संदर्भ में है। अगर आपने आज का न्यूज़पेपर देखा होगा द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, वहां पे सरिस्का टाइगर रिजर्व्स के बारे में बताया गया है। पहला स्टेटमेंट है, सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन अरावली हिल्स एंड फॉर्म पार्ट ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. It was declared a wildlife sanctuary in 1978, and third statement is what declared the tiger reserve in 1955. So which of the following statement is your are correct? One only, two only, one and two only, two and three only. देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व का आप देख सकते हैं, एक मासिव फायर देखने को मिला है सरिस्का टाइगर रिजर्व में। इसके संदर्भ में क्या हुआ है कि जो इंडियन एयरफोर्स है, उन्होंने अपने चॉपर्स को डिप्लॉयड किया है इन एरिया में। अब सरिस्का टाइगर रिजर्व में टोटल 27 जो पॉपुलेशन है वो टाइगर्स की है, और जिसमें से अराउंड 9 जो टाइगर्स हैं, इंक्लूडिंग 4 एडल्ट टाइगर्स और टाइग्रेसेस एंड 5 कब्स या फिर सब एडल्ट, ये नोन टू मूव अराउंड द एरियाज। एक अकबरपुर एरियाज है, वहां पे मूव कर रहे हैं जब भी फायर ब्रोक आउट होता है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्वायरमेंट का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं कोशिश ये करता हूँ कि इन्वायरमेंट के कोई भी क्वेश्चन छूटे ना, क्योंकि अगर देखा जाए 15-20 क्वेश्चन इन्वायरमेंट से डायरेक्ट बनते हैं हमारे। तो स्टेटमेंट आपको समझ में आ ही गया होगा। देखिए, जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है राजस्थान में है, तो पहला जो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ए। नेक्स्ट, सेकंड वन क्या कहता है कि इट वाज डिक्लेयर्ड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 1955। 1955 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था, और इसको टाइगर रिजर्व 1978 में इसको टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया था। इसलिए सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो हमारे सही नहीं है, पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट, तो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Criminal Procedure Identification Bill 2022, consider the following statement. It would allow the police and prisoner authority to collect, store, and analyze physical and biological samples, including retina and iris scan. जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो होगा, that will be the repository of the physical and biological samples, signature, and handwritten data that can be preserved for at least 75 years. Select the correct statement using the code given below. One only, two only, both one and two, neither one and two. अब थोड़ा न्यूज़ में देख लेते हैं। अपने काफ़ी कल भी इसके बारे में था, आज भी इसी के बारे में है। देखिए, इस जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, पीडीएफ में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप उस लिंक पे जाके इस कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 का गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, गवर्नमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव है इस बिल को लाने के लिए, और इस बिल में क्या क्या क्रिटिसिज्म उठ रहे हैं। यहाँ तक कि अपोजिशन इस बिल को ड्रैकोनियन बिल भी कह रहा है। ये देख सकते हैं, देखिए, मिनिस्ट्री जो ऑफ स्टेट है, होम अफेयर्स, अजय मिश्रा टेनी साहब, इन्होंने लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है इस बिल को सोमवार को। अब ये बिल प्रपोज करता है कि जो भी पुलिस से या फिर प्रिजनर अथॉरिटी है वो कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं फिजिकल एंड बायोलॉजिकल, क्योंकि इंक्लूड है रेटिना एंड आइरिस स्कैन। अभी तक के जितने भी जो भी पर्सन को कन्विक्ट किया जाता था, आप मुझे ये बताइए वो किस एक्ट के में उसको गवर्न करेगा, मतलब ये होगा। तो एक है 1920 वाला एक्ट है। उस एक्ट में ये बोला गया था कि अगर कोई भी पर्सन को, तो उसका फिंगर इंप्रेशन लिया जाता था एंड फुट प्रिंट इंप्रेशन ही लिया जाता था। लेकिन इसमें क्या है, पाल प्रिंट इंप्रेशन भी है, फोटोग्राफ का भी बात किया गया, आइरिस, रेटिना स्कैन, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स भी लिए जाएंगे जो पर्सन कन्विक्टेड है या नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे उठ रही है, देखिए क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ था पुत्तास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि राइट टू प्राइवेसी जो है, राइट टू प्राइवेसी, इट इज द पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ये फंडामेंटल राइट्स का ही पार्ट है, और फंडामेंटल राइट्स
का वायलेशन नहीं हो सकता। आप ये देख सकते हैं क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन को। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द पार्लियामेंट कैन ब्रिंग नो लॉ, पार्लियामेंट ऐसा कोई भी लॉ नहीं लेके आएगा जो कि वायलेट करेगा फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। जो प्रपोज्ड है अमेंडमेंट ये वायलेट करता है, इट इज अगेंस्ट द आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि गारंटीड करता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन को। और सेकंड क्या है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने अदर पर्सन की भी जिक्र किया हुआ है। अदर पर्सन में गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये उन पर्सन को एप्लीकेबल होगा या जो पर्सन जिसको अरेस्ट किया गया है इन कनेक्शन विद ऑफेंस पनिशेबल अंडर एनी लॉ इन फोर्स, और उनको डिटेन किया गया किसी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत, कि उस पर्सन से नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है या उस पर्सन को डिटेन किया गया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत या पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत या अदर 3 रीजन। इसके अलावा यहाँ पे विमेन एंड चिल्ड्रन को एक्सक्लूड करके बाकी जो भी हैं उन वो सारे इश्यू में आते हैं। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये भी बोल दिया अदर पर्सन। अब ये अदर पर्सन क्या है इसका कोई भी डेफिनेशन यहाँ पे मेंशन नहीं है बिल में, मतलब कोई कंफ्यूजन टाइप का है बिल। और थर्ड ये है कि एक तो हम ये बोलते हैं राइट टू फॉरगॉटन, कि जो भी हमारे पास अधिकार है, मतलब ये मौलिक अधिकार है किसी भी चीज को भूलना। लेकिन आप इस बिल को 75 साल तक रखे रहे हैं। आपने देखा ये बिल सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो 75 साल तक इस जो भी डेटा होगा वो 75 साल तक रखेगा। तो आप ये बोल रहे हैं कि राइट टू फॉरगॉटन, और ऑन दी अदर हैंड आप इसको 75 साल भी रख रहे हैं। तो ये इसके बारे में कंप्लीटली इन डिटेल इतना ही। और पूरा डिटेल में आपको समझना है तो आप पीडीएफ में जाके एक लिंक पे क्लिक करिएगा, वहां पे कंप्लीट इन डिटेल में आपने समझाया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर इसका क्या है, दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रीजनल ग्रुपिंग बिम्स्टेक आर ट्रू? सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस यूजिंग द कोड गिवन बिलो। 3 दिए गए हैं कि ये परमानेंट इसका जो सेक्रेटेरिएट है वो कोलंबो में है, थाईलैंड एंड मलेशिया आर इट्स मेंबर स्टेट, और इट इज द सेक्टर ड्रिवन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। Options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, और 1, 2, 3। न्यूज में देख लेते हैं न्यूज में क्यों था। देखिए अभी इंडिया जो है वो सीक क्लोजर बिम्स्टेक पार्टनरशिप। इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने एक बिम्स्टेक का जो मीटिंग था वो अटेंड किया कोलंबो में। इस मीटिंग में इन्होंने ये बोला कि जो वर्ल्ड है वो पासिंग थ्रू एक मोस्ट डिफिकल्ट फेज में चल रहा है, जो कि इन्होंने यूक्रेन का भी जिक्र किया है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के साथ ही में कोविड-19 पैंडेमिक की भी बात की गई है कि अभी हाल ही में वर्ल्ड जो कोविड-19 पैंडेमिक से उभरा हुआ है, तो एक काफी बुरी सिचुएशन में है। ऐसे समय में हम लोगों को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी होनी चाहिए हमारे मेंबर्स के बीच में, ऐसा कहा गया है इस मीटिंग में। देखिए शुरुआत में अभी क्या हुआ था कि 2021 की बात है। 2021 में जब मिलिट्री टेक ओवर हो गया था म्यांमार में, तो उस समय म्यांमार को इसको कंप्लीटली आइसोलेटेड कर दिया गया था इंटरनेशनली। इस बार इसने पार्टिसिपेट किया हुआ एक कंप्लीट आर्टिकल हम लोग देखेंगे म्यांमार का, उसके बारे में भी। अब जयशंकर साहब ये भी बोलते हैं कि लैंडमार्क अचीवमेंट के बारे में। यहाँ पे एक चार्टर अचीव किया गया था, बिम्स्टेक चार्टर जो अडॉप्ट किया गया था उस समय। तो ये बोलते हैं काफी अच्छा चार्टर था, उसमें जो भी अचीवमेंट थे हम लोग इसको प्रेज करते हैं, लेकिन हम लोगों को एक आगे बढ़ने की जरूरत है। जो चीज अचीव कर लिया उस पर टिके नहीं रहो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आईएएस किसी का प्रीलिम्स निकला, फिर उसके बाद वो 10 दिन थोड़े मस्ती ही चलता है, मेंस निकला 10 दिन उसकी मस्ती ही चलती है, मतलब इस टाइप का नहीं होना, क्योंकि इसके आगे भी तो समय है, आगे भी तो चीजें हैं। इंटरव्यू निकलने के बाद आप पूरी लाइफ मस्ती कर सकते हैं। तो वही है, अब ये बोल रहे हैं कि हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है और स्ट्रेंथनिंग करने की जरूरत है बिम्स्टेक को। एक बिम्स्टेक का मास्टर प्लान को अडॉप्ट किया गया है फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए। देखिए बिम्स्टेक की थोड़ा और बात कर लें। बिम्स्टेक में जो मेंबर है वो 7 मेंबर का है बिम्स्टेक। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ। जो बिम्स्टेक के जो मेंबर है वो 7 मेंबर है। इन 7 में 5 जो मेंबर हैं, 5 मेंबर्स फ्रॉम द साउथ एशिया। साउथ एशिया में इंडिया हो जाएगा, बांग्लादेश,
म्यांमार, भूटान, म्यांमार नहीं, श्रीलंका, भूटान एंड नेपाल। और जो दो अदर हैं जो साउथ ईस्ट एशिया से, वो है हमारा म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार एंड थाईलैंड बिम्स्टेक को लेके आए हुए थे 1997 में, 1997 में एक बैंकॉक डेक्लेरेशन के थ्रू इसको लेके आए हुए थे। शुरुआत में इसके 4 मेंबर ही थे। वो 4 मेंबर कौन से थे? BIST इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या हुआ फिर 4 के बाद इसमें 5 मेंबर जुड़ गया, BIMST इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार। म्यांमार जो है वो 1997 में ही इसको लेके आए हुए थे, 1997। फिर इसके बाद 2004 में क्या हुआ था, जो नेपाल है और भूटान, नेपाल और भूटान ने मिलके ये दोनों इसमें जुड़ गए बिम्स्टेक में, और बिम्स्टेक का नया नाम दे दिया गया था, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ये बिम्स्टेक एक नया नाम मिल गया था BIMST इकोनॉमिक कोऑपरेशन को। सो अगर आप देखेंगे अगेन इसका जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट है वो कोलंबो में नहीं है, दैट इज इन ढाका, बांग्लादेश। बांग्लादेश में है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी जहां 1 है उसको आप हटा दीजिए। ऑप्शन क्या है? 2 इज द करेक्ट आंसर। अभी हम लोग देखा थाईलैंड और म्यांमार इसके मेंबर है। ये सेक्टर ड्रिवन कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं जहां पे हम लोगों ने 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है, तो आप ओकुल के करंट अफेयर्स वाले चैनल में जा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पे आप फुल वीडियो भी देख सकते हैं, साथ ही में एक्सप्लेनेशन भी सुन सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।